Drawing example number 10 for Shahzad Industries. Example number 10, Shahzad Industries. Shahzad Industries keep and analyze petty cash book using the impress system. The impressed amount is 2000. हर महीने के शुरू में कितना पैसा होना चाहिए उस स्टेप में 2000. इसमें से आपने खर्चा करना है. The following information is available for the month of June 2016. Balance. Balance means महीने के पहले दिन कितना पैसा पड़ा तो उस में 2000 कितना खर्च हो गया. Paid window cleaner 2000 में से 200 रुपए चले गए. Paid board pen and pencils पैक पर हमें मार्कर्स वगैरह खरीदे इसमें कितने पैसे चले गए 100 रुपए. Paid for bus fare 60 रुपए और चले गए. प्रिंटर के लिए इंक मारा मंगवानी थी 400 रुपए वो भी चले गए. इनवॉइस आपने लिफाफे मंगवाने थे उस पर भी 270 चले गए. टी कॉफी पर 70 रुपए चले गए. प्रिंटिंग पेपर्स पे 80 रुपए. टैक्सी फेयर पे अगेन 200 रुपए. ऑफिस क्लीनिंग के लिए 170. बिस्किट्स एंटी स्मॉल एक्सपेंसेस 100. पेपर पेन्स 40 और फिर पेट्रोल वगैरह कितने चले गए हैं 70. अगर 2000 में से ये सारी फिगर्स आप लेस करें तो बकाया कितने पैसे रह गए कैरेट डाउन 240. ऐसा है 2000 में से लेस करें ये सारे खर्चे होते गए तो बकाया के पास कितने पैसे बच गए हैं 240. यही 240 इस महीने का क्या बनेगा कैरी डाउन बैलेंस. और यही इस महीने कैरी डाउन बैलेंस और के नेक्स्ट मंथ क्या बनेगा ड्रॉ डाउन बैलेंस. आप देखिए जरा सोचिए मंथ 1 के एंड में कैरी डाउन बैलेंस रह गया था 240. अब जब नेक्स्ट मंथ आएगा सेकंड तो ड्रॉ डाउन बैलेंस होगा 240. बकाया और कितने पैसे इसमें रीइंबर्स कर दोगे कि 2000 तक फिगर पहुंच जाए 17 कॉमन सेंस इस बात है 2000 तक फिगर पहुंचानी है 240 पड़े हुए हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया ग्रीन बॉक्स में. नीचे आंसर देखिए आंसर में लिखा है इन्होंने हर चीज माइनस की है. आपके पास एक एमसीक्यू इस तरह दिया है कि थर्ड वन फॉर एग्जांपल इस महीने का कैरी डाउन बैलेंस रह गया है 1000. इस महीने कितने पैसे थे सेकंड मंथ में कितने पैसे पड़े थे 2000. पहले दिन कितने पैसे बकाया रह गए 1000. सरवकाश हाफिज के पास जाकर बोलेंगे सर आजकल एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं महंगाई बहुत हो गई है 2000 से हमारा कोई गुजारा नहीं होता. एक काम करें इस फिगर को बढ़ा दें. अब सर हाफिज जो है वो अब इम्प्रेस 2000 नहीं रखेंगे फिर कितना रखेंगे 3 या 4000. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना बैलेंस बच गया ये खुद से ज़रूर किया कितना बैलेंस कैरी डाउन रहेगा 1000. ये कैरी डाउन नेक्स्ट क्या बच जाएगा 1000 रुपए. अब आप ये सोचें कि इंप्रेस अमाउंट कितने तक अब जानी चाहिए चले 4000 और कितने पैसे से रीइंबर्स करोगे ये फिगर 4000 तक पहुंच जाए. अगर खर्चे बढ़ रहे तो आप बढ़ा दें इस अमाउंट को इंप्रेस. अब से इसके ऑनवर्ड्स आप इंप्रेस अमाउंट 2000 नहीं रही 4000. अपने पास एक चीज नोट करें एमसीक्यूज के लिए लेकिन वो अप्लीकेशन ऑफ एरर वैसे आपके नवंबर में भी एग्जामिनेबल नहीं होगा जनवरी में होगा लेकिन फिर मैं आपको समझा दूंगी ताकि आपको एफएमएल में आसानी हो क्योंकि अप्लीकेशन ऑफ एरर्स एफएमएल में एक मेजर टॉपिक है जो उन्होंने आईटीए में डाला और आपके एफएमएल में अच्छा खासा मुश्किल बना दिया क्योंकि एफएम2 के तकरीबन 3 से 4 टॉपिक जो एफएम2 में बचा होता था वो से एफएमएल में था. तो आपके एफएमएल मुश्किल लगेगी एफएम2 आसान लगेगी. नॉर्मली ये होता था कि एफएमएल इजी होती थी एफएम2 मुश्किल होती थी लेकिन उन्होंने एफएम1 बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया क्योंकि उन्होंने एफएम2 के 18 नंबर वाले क्वेश्चंस इनटेंजिबल एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफएम2 के बच्चे बनाते होते थे. तो आप इस सिलेबस में डाल कर थोड़ा सा मुश्किल एफएम
थोड़ा मैं आईटी आपको मुश्किल 2-3 टॉपिक्स करवाऊंगी ताकि आपके फेयरवेल में भी आसानी हो। क्या फेयरवेल आपको अच्छा खासा एक टफ टाइम देगा आप इस मतलब जो आप जो लेंगे इस अटेम्प्ट में तो नहीं होगा, जो आपके अटेम्प्ट में उसमें फेयरवेल अच्छी खासी मुश्किल है। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों को फंसाना चाह रहे हो ताकि यहाँ पर ही आपको पता चल जाए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जरा देखिए अपने पास कुछ चीज़ें ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, कॉन्ट्रास्ट सेटलमेंट, करेक्शन ऑफ एरर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था FR1 का जिन्होंने आईटीए में डाला था, करेक्शन ऑफ एरर। उसके बाद आएगा सेटलमेंट डिस्काउंट, एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन any other book of prime entry is recorded in general journal. Adjustment, contrast settlement, correction of error, settlement discount, any transaction not recorded in any other book of prime entry. ये जो मैंने 5 चीजें लिखवाई हैं ये चीजें आती हैं जो लास्ट आपने एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी, जनरल जर्नल। अगर मैं आपसे पूछे जनरल जर्नल में कौन सी 5 चीजें रिकॉर्ड होती हैं तो आपने कहना है correction of errors, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, कॉन्ट्रास्ट सेटलमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट और ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी और बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी एट द एंड वो किसमें मजबूरन रिकॉर्ड होगी जनरल जर्नल में। ये 5 चीज़ें वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे एमसीक्यू से पूछेगा बताओ कॉन्ट्रास्ट सेटलमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, तो आपने कहा किस बुक में रिकॉर्ड होगी, अब किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी जनरल जर्नल में। वो आपसे ये पूछ सकता है बताओ करेक्शन ऑफ एरर्स किस बुक में रिकॉर्ड होगा, तो आपने कहना है जनरल जर्नल में। सेम आपसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी जब पहला था मंडे वाले नॉन करंट एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, आपने नॉन करंट एसेट खरीदा कर्जे पर, तो वो मैंने आपको करवाया था तो वो किसी और बुक में फिट नहीं आ रही तो आपने एलटीआई किस में लिखी थी जर्नल में। बाकी इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, बेवकूफ़ी है क्योंकि वो आप जस्ट एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है, इससे ज़्यादा वो आपको बनवा नहीं सकता। जैसे मैंने आपसे कहा 2 कॉलम 3 कॉलम या सिंगल कॉलम क्या चीज़ वो आपसे बनवाएगा नहीं क्योंकि आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है और आगे FR1 में ये एग्जामिनेबल नहीं है। वाउचर्स नाम सुना हो आपने, वाउचर्स ऐसे ही है लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का वाउचर्स। वाउचर्स कौन बनाते हैं, अगर मेरी कंपनी है तो वाउचर्स क्या बाहर से मैं खरीद के लाऊंगी, इंटरनली जनरेट मेरी अपनी कंपनी के वाउचर्स होंगे, यानी ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब है वाउचर्स कौन बना रहा होता है, कंपनी खुद वाउचर्स जनरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब डिवोर्स की निशानी में चले जाए तो रिसीट आपको वाउचर से मिलता है, वो कोई एडवाइस खरीद के ला रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं खुद जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर क्या आपसे पूछे वाउचर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है या इंटरनल